कैसे हैं विद्यार्थियों? आप सब स्वस्थ, मस्त और पढ़ाई में व्यस्त। पढ़ाई में आप व्यस्त रहोगे तो इधर उधर कहीं भटकाव नहीं होगा। आज हमारे अध्ययन का विषय है कक्षा 11 सीबीएसई पाठ 4 सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित वे आंखें। लेकिन अध्याय प्रारंभ करने से पहले एक शिक्षाप्रद श्लोक, जो भी मैं आपको श्लोक बताऊंगा उसमें निश्चित रूप से विद्या का, पढ़ाई का, अध्ययन और अध्यापन का एक महत्व होगा। तो आप लोगों का झुकाव पढ़ाई की तरफ रहे तो ये शिक्षाप्रद श्लोक का मुख्य संदेश रहता है। तो श्लोक इस प्रकार है, अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तौ भारती। अपूर्व को अपि कोशो अयम विद्यते तौ भारती व्ययत वृद्धिम आयाति और संचयात क्षयम आयाति। हे माता सरस्वती, आपका यह विद्या रूपी खजाना अपूर्व है, अद्वितीय है, जिसको आप जितना ज्यादा खर्च करते हो व्ययत है, जितना ज्यादा व्यय करोगे उसमें वृद्धि होगी, और क्षयत संचयात, जितना संचय करोगे कि नहीं मेरे को ये चीज आती है मैं किसी और को नहीं बताऊंगा तो वह विद्या नष्ट हो जाती है। तो आप लोगों के पास में भी जितना अध्ययन और अध्यापन से जो ज्ञान अर्जित होता है उसको अपने पास में संचित रखने के लिए उसको बार बार पढ़ते रहें, दूसरों को बताते रहें। वे आंखें अध्याय एक मार्मिक अध्याय है, एक मन को छूने वाला अध्याय है कि पराधीन भारत के अंदर जो किसानों की दुर्दशा है उसको सुमित्रा नंदन पंत ने ऐसा अनुभव किया है कि जैसे जैसे ये अध्याय आगे बढ़ेगा उस किसान की जो दुर्दशा होती है उसका चित्र भी हमारी आंखों के सामने उभर के आ जाएगा। पराधीन भारत में जो किसान के पास में खेत खलियान, घर बार, दुकान, मकान, बैल, सारे के सारे जो सूदखोर होते हैं, जो ब्याज पर पैसे देने वाले होते हैं, वो कम ब्याज लेकर के उसकी जमीन हड़प लेते हैं किसान की, उसके बैलों की जोड़ी को ले जाते हैं और उस सेठ साहूकार जो सूदखोर होते हैं उनके कारिंदे। अब कारिंदे शब्द से ज्यादा भटकना मत। जो भी जमींदार होता है, साहूकार होता है, उसके साथ में सुरक्षा के लिए जिसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं बाउंसर, है ना, वो बाउंसर होते हैं। वो जो उसके बॉडीगार्ड होते हैं वो उस किसान के बेटे की भी हत्या कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्याज लेने के लिए आता है, किसान दे नहीं पाता है तो वो जबरदस्ती करते हैं और किसान का बेटा उनका प्रतिरोध करता है। उसके बाद के अंदर किसान के बेटे की मृत्यु के बाद में उसकी बेटे की पत्नी, किसान की जो पतोह होती है, पुत्र वधू होती है, उसको भी मार दिया जाता है। वो भी आत्महत्या कर लेती। क्यों? क्योंकि जो कोतवाल में उसका बुलावा भेजते हैं और थाने में जाना गांव में या पराधीन भारत के अंदर आज भी एक अपमान माना जाता है। तो वो भी क्या करती है, लोक लाज के भय से कुएं में डूब करके आत्महत्या कर लेती है। उस किसान की बेटे की जो छोटी बेटी है, दूध मुई है, वो मां के अभाव में 2 दिन बाद में वो भी प्राण त्याग देती है। इस प्रकार से आप देखोगे क्रमबद्ध तरीके से उस किसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। इसी बात का चित्रण जो अपने मन तक पहुंचता है उसका चित्रण शब्दों के माध्यम से इस अध्याय में बखूबी किया गया है। मैं एक एक काव्यांश की विस्तृत चर्चा करके आपके लिए अध्याय सुगम कर दूंगा। तो विद्यार्थियों, वे आंखें अध्याय के एक एक काव्यांश की हम विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों के अध्ययन और अध्यापन में भी सुगमता रहे। पहला काव्यांश जो आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा और उच्चारण भी मैं कर रहा हूं। अंधकार की गुहा सरीकी, अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों से डरता है मन। अंधकार की गुहा सरीकी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण, दैन्य दुख का नीरव रोदन। जो पराधीन भारत है
उसमें किसानों की दुर्दशा का वर्णन करते हुए सुमित्रानंदन पंत इस काव्यांश में कहते हैं कि वो जो भारतीय किसान की जो आंखें हैं वो अंधकार की गुहा की, गुहा का मतलब गुफा, वो गुफा जिसके अंदर अंधकार व्याप्त हो वो भयानक लगती है। तो उन किसान की भी जो आंखें हैं वो अंदर धसी हुई एक भयानकता को प्रकट करती है। और वास्तव में देखा जाए तो उस किसान के जीवन के अंदर जितने भी निराशा है, असफलता है, गरीबी है, उन सबको वो आंखों के माध्यम से हर व्यक्ति पढ़ सकता है। तो यहां पर कहते हैं कि भारतीय किसान की आंखें एक अंधेरी गुफा के समान है, और जिस प्रकार से अंधेरी गुफा में झांकने से मन को भय लगता है, उन आंखों से डरता है मन। दूसरी पंक्ति में कहा ना, उन आंखों में झांकने से, उन आंखों को देखने से डर लगता है, जिस तरह से अंधेरी गुफा को देखने से डर लगता है। भरा दूर तक उनमें दारुण। अब इसमें कह रहे हैं कि उसमें किसान, इसका मुख्य कारण है किसान की आंखों के अंदर शून्यता व्याप्त है। उसको इतने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं कि उसका जीवन के अंदर आगे न कोई पीछे, उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो वो जो गरीबी, जो दुख, वो जो चुपचाप सह लेता है, वो सारी की सारी कष्ट उसकी आंखों में स्पष्ट रूप से झलकता है। दूसरे काव्यांश की हम चर्चा करेंगे। दूसरा काव्यांश, वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज, संसार कगार सदृश्य बह किसका। अब देखो आप, स्वाधीन भारत के अंदर जो किसान था प्रारंभिक समय के अंदर, उसके अंदर एक अभिमान था। कारण इसका है उसकी जमीन जायदाद सब स्वयं की थी, वो मालिक स्वयं था और वो स्वावलंबी था। स्वावलंबी होने के कारण उसके अंदर एक अभिमान भी था, उसकी आंखों के अंदर एक चमक थी। लेकिन छोड़ उसे मझधार आज वो कह रहे हैं कि समाज के अंदर जो सूदखोर हैं उन्होंने उनका इतना शोषण किया है, और समाज के अंदर वो अपने आप को एक अकेला महसूस करता है। मझधार आज का मतलब है नदी के अंदर जो बीच बहाव में उसको अकेला छोड़ दिया है। और संसार कगार सदृश्य वह किसका, उसका जीवन जिस तरह से किसी नदी के किनारे एक बालू का टीला होता है जिस पर बार बार वो जल थपेड़े मारता है, और एक समय ऐसा आता है कि वह बालू का टीला उस नदी में बह जाता है। इस प्रकार से उस किसान के जीवन का भी प्रवाह शून्य हो गया है, उसके जीवन का भी प्रवाह बिल्कुल ही खत्म हो गया है। इस प्रकार का किसान अपने आप को जीवन में असहाय महसूस करता है। तीसरे काव्यांश में चर्चा है उसके खेतों के बारे में। तो काव्यांश पढ़ता हूं और आपको स्क्रीन पे भी यह साफ दिखाई देगा। लहराते हुए खेत द्रगों में, द्रगों शब्द का मतलब होता है आंखों में, तो मैं इसको द्रगों की जगह आंखों में पढ़ता हूं तो आप इसको समझना। लहराते हुए खेत आंखों में, हुआ बेदखल अब वह जिनमें, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से, तृण तृण का मतलब है हर एक तिनके से। किसान के जो आंखों के अंदर है, जब पहले जमीन उसकी थी और एक अभिमान भी था वह स्वावलंबी होने के कारण, तब वो कह रहे हैं कि वो जो खेत खलियान है लहराते हुए आज भी उसकी आंखों के अंदर चमक भर देते हैं, उसके चेहरे पर एक स्वाभिमान की चमक झलकती है। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, लेकिन जो सूदखोर हैं, जो ऋण देने वाले लोग हैं, जमींदार हो या साहूकार हो, उन्होंने उसका ऐसा शोषण किया है कि वो पैसों के बदले उन्होंने उसकी सारी जमीन हड़प ली और किसान को उस जमीन से बेदखल कर दिया, उसकी हिस्सेदारी हटा दी। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिसके तृण तृण से। अब उस खेत की हरियाली से उस किसान के जीवन के अंदर भी खुशियां थी, प्रसन्नता थी और जीवन में एक गतिशीलता थी।
चमक के साथ में, लेकिन जमीन से बेदखल होने के बाद उसके जीवन में फिर से शून्यता आ गई। वो जो प्रसन्नता थी वो नष्ट हो गई। इस प्रकार का मार्मिक चित्रण सुमित्रा नंदन पंत ने इस काव्यांश में किया है। अब इसका काव्यांश नंबर 4 पढ़ता हूं और वो पहले की तरह आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगा। आंखों ही में घूमा करता, घूमना मतलब भ्रमण करना, वह उनकी आंखों का तारा। मुहावरा ना, आंखों का तारा। उस मुहावरे का क्या अर्थ हुआ? बहुत प्यारा, और बहुत प्यारा किसान के लिए उसका पुत्र। आंखों ही में घूमा करता, वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। कारकुना शब्द यहाँ पर आया, इसका मतलब है वो जो जमींदार हैं, जो सूदखोर हैं, उसके दाएं और बाएं लकड़ी लिए हुए लठबाज होते हैं कि नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा होगा आपने, बड़ी बड़ी हस्तियां होती है, उनके साथ में बाउंसर होते हैं कि नहीं होते, बॉडीगार्ड, वो उनकी रक्षा करने के लिए। तो जो जमींदार और सूदखोर हैं, उनके जो कारिंदे थे, कारकुन थे, कारिंदे थे, उन्होंने उस किसान के पुत्र की हत्या कर दी। क्यों? कि वो ऋण के लिए पैसे मांगने के लिए आए, तो किसान ने असमर्थता बता दी, तो वो जोर जबरदस्ती करने लगे। तो किसान का पुत्र बीच में आया और किसान के पुत्र की पीट पीट करके भरी जवानी में हत्या कर दी। कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं कृषक वर्ग को, किसान जीवन वाले समाज को। उसका प्रिय बेटा भी भरी जवानी के अंदर साहूकार के कारिंदे जो उसके थे, साथ में पहलवान हैं, उन्होंने पीट पीट करके हत्या कर दी, और उसके एकमात्र जो पुत्र था वो भी मारा गया। आगे के काव्यांश के अंदर उसके और परिवार के अंदर जो जमीन, बेल वगैरह, उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो काव्यांश नंबर 5 में आप लोगों के सामने पठन कर रहा हूं। बिका दिया घर द्वार, बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की एक कोड़ी छोड़ी, रह रह आंखों में चुभती वह, कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी। कुर्क का मतलब होता है नीलाम हो जाना, और बर्दों का मतलब होता है बैल, बैलों की जोड़ी। देखें इसको प्रारंभ से, बिका दिया घर द्वार महाजन ने, वो जो सेठ साहूकार हैं, जिन्होंने पैसे उधार दिए हुए थे, उन्होंने इतना अपना बल प्रयोग किया कि किसान का घर बार भी बिक गया, रहने का जो ठिकाना था वो भी बिक गया। लेकिन वो जो महाजन हैं, जो ब्याज लेने वाले हैं, सूदखोर हैं, उन्होंने एक एक कौड़ी तक नहीं छोड़ी थी। रह रह आंखों में चुभती। अब किसान को प्रिय क्या होता है? घर परिवार, बैल, खेत खलियान, सारे एक एक जा रहे हैं। अब जो कुर्क हुई बर्दों की जोड़ी, जो बैलों की जोड़ी है, जो सबसे ज्यादा किसान को प्रिय होते हैं, उसके बैल जीवन का सहारा होते हैं, वो भी नीलाम हो गई। जो सूदखोर हैं उसको भी अपने पास में बांध करके ले गए। अब जीवन, किसान का जीवन शून्यता से पूरा भर गया। आगे का काव्यांश देखें, मेरे पठन के साथ साथ में स्क्रीन पे भी आपको दिखाई देगा। उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती, वह आंखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुख की खेती। किसान के पास में एक उजले रंग की एक श्वेत गाय थी। वो किसान के अलावा किसी को भी अपने पास दुहने के लिए नहीं आने देती थी। किसान इतना प्यार करता था और वो किसान से उतनी प्यार ज्यादा करती थी। वह आंखों से मतलब उस गाय को भी वो सूदखोर है अपने घर ले गए। किसान को अब जो याद आए, घर परिवार, बेटे, खेत खलियान, घर द्वार, बैल, गाय, सारे के सारे वो सूदखोर हैं, ऋणदाता हैं, वो सब ले गए। किसान का इस प्रकार का शोषण हुआ। उजड़ गई जो सुख की खेती। अब किसान के जीवन के अंदर जो जो सुख प्रदान करने वाले प्रसंग थे, वो एक न एक करते हुए उजड़ गए। मतलब किसान के सुखद जीवन से दूर होते गए। आगे का काव्यांश नंबर 7। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध मुई, बिटिया 2 दिन बाद मर गई। अब देखो आप, किसान की जो पत्नी है वो समय पर दवा इत्यादि न मिलने के कारण वह भी मर गई।
किसान की पत्नी जो उसके जीवन का सारा अर्धांगिनी कही जाती है, वो भी बिना दवा इत्यादि के मर गई, क्योंकि उसकी गरीबी इतनी थी कि समय पर इलाज उपलब्ध नहीं हो पाया। वह इतना फटे हाल था कि पत्नी की बीमारी का इलाज भी समय पर नहीं कर पाया। स्वर्ग चली आंखें आती भर, वो उसकी मृत्यु के बाद में देख देख बिना दूध मोई। उस किसान की जो पत्नी है, उसकी एक बच्ची थी, दूध मोई, मतलब वो केवल माँ के दूध के आश्रय से अपना जीवन निकालती थी, इतनी अवस्था में छोटी थी। वो भी उसकी माँ की मृत्यु होने के बाद में उसको समय से दूध उपलब्ध हुआ नहीं, और 2 दिन बाद में वो दूध मुही बिटिया भी वो चली गई। किसान के जीवन के अंदर देखो आप, एक से बढ़ के एक कष्ट आ रहे हैं, और किसान की जो एक बेचारीपन है, उसके जीवन के अंदर जो शून्यता है, उसको सुमित्रा नंदन पंत ने शब्दों के माध्यम से सशक्त रूप से चित्रण किया है। किसान की पत्नी, उसकी बेटी, दूध मुई बेटी, वो भी यह जीवन छोड़ करके चली गई। आगे का काव्यांश देखें जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। घर में विधवा रही पतऊ, पतऊ का मतलब होता है पुत्र वधु। घर में विधवा रही पतऊ, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, थानेदार ने उसको भी थाने में बुला लिया। डूब कुएं में मरी एक दिन, और समाज की लोक लाज और समाज के लांछन से डर करके कुएं में उसने भी आत्महत्या कर ली। किसने? पुत्र वधु ने। देखें आप इसका अनुवाद, घर में विधवा रही पतऊ, जब पुत्र को उस जमींदार के कारिंदों ने, उनके जो साथ में सुरक्षा कर्मियों ने मार दिया, तो उस पुत्र की जो वधु है, पत्नी है, वो घर में अकेली रह रही थी। लेकिन समाज के लोग उसको पति घातिन बोलते थे, पति की मौत का मुख्य कारण उसको मानते थे। फिर एक बार फिर भी वो उस जहर को भी पी करके रह रही थी। फिर एक बार पकड़ मंगाया कोतवाल ने, जो थानेदार ने उसको एक बार थाने बुलाया, और वो लोक लाज से इतनी भयभीत हो गई, इतनी दुखी हो गई कि कुएं में डूब करके वो मर गई। गांव इत्यादि में आज भी थाने के अंदर रुकना या थाने में बुलाया जाना एक अपमानजनक होता है, और स्त्री जीवन में तो विशेष रूप से इसको देखा जाता है। तो वो लोक लाज को सहन नहीं कर पाई, लोगों के लांछन को सहन नहीं कर पाई, और कुएं में डूब करके उसने अपने जीवन को भी समाप्त कर दिया। अब इसका आगे का काव्यांश देखें। 9 खैर पैर की जूती जोरू, न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुध कर सांप लौटती फटती जाती। इसने कहा पुत्र वधु की भी मृत्यु को अगर मैं अनदेखा कर दूं, क्योंकि पहले के समय में स्त्रियों की दुर्दशा थी, पत्नी को, जोरू को पैर की जूती के समान देखा जाता था। जैसे पैर की जूती है वो बदल सकते हैं, वैसी ही इनको समाज में माना जाता है। लेकिन हमको निराश होने की जरूरत नहीं है, आज परिस्थितियां अलग है। जब स्वतंत्र भारत के अंदर भी स्त्रियों को पुरुषों के समान देखा जाता है, लेकिन यह अध्याय उस तात्कालीन परिस्थिति में समाज में स्त्रियों का जो किस प्रकार को स्त्रियों को देखा जाता था, किस प्रकार का आदर उनको दिया जाता था, उसको भी वर्णित करता है। तो वहां पर स्त्रियों की जो दशा है और उनका आदर नहीं किया जाता था, उनकी दशा अच्छी नहीं थी। तभी तो यहाँ पर काव्यांश में कहा गया है पैर की जूती जोरू, कि पत्नी को पैरों की जूती के समान अगर मान भी लें, बदल भी देंगे, न सही एक नहीं तो दूसरी आ जाएगी। देखो आप कितनी विचित्र उनका किया है कि स्त्रियों को भी उस समय समाज में अच्छा दर्जा नहीं दिया जाता था। पर जवान लड़के की सुध, उसने कहा पत्नी मरी सो मरी, लेकिन पुत्र को वापस दूसरा कैसे लाएंगे, जवान पुत्र मरा है। इस प्रसंग को याद करके सांप लौटते फटती छाती, सांप लौटते, मन में बड़ी जलन होती है, और छाती पर जिस तरह से सांप लौटते हैं बहुत ही ज्यादा कष्टकारी। यह इस चीज को याद करके कि पुत्र की मृत्यु हो गई है, इस प्रसंग को किसान याद करता है तो दुख के कारण उसकी छाती फटने लगती है। काव्यांश नंबर 10 देखें। पिछले सुख की स्मृति आंखों में, स्मृति के मतलब सुखद याद, क्षण भर एक चमक है लाती।
तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सदृश्य बन जाती। अब इसके अंदर कहा गया है कि किसान अपने जीवन के अंदर जो पहले की सुखद यादों को वह देखता है तो मन को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही उस सुखमय जीवन को याद करने के बाद अपनी जो वर्तमान परिस्थिति देखता है तो उसके मन के अंदर एक नुकीली चुभन होती है। पहले इसके अंदर खेत, पुत्र, गाय, पत्नी, बिटिया, पुत्र वधू, सारी की सारी चीजें उसके पास में थी। यह सोचने मात्र से ही उसको सुख का आभास होता है, लेकिन एक एक चीज उस किसान के जीवन से दूर होती गई और उसका जो जीवन है वो शून्य हो गया। यह जो प्रसंग याद करते हैं, यह जो स्मृतियां होती है, जो किसान के लिए अत्यधिक दुखदायी होती है, अत्यधिक कष्टकारी होती है। तो विद्यार्थियों, आपने वे आंखें अध्याय का भावार्थ सरल तरीके से समझा है। सुमित्रानंदन पंत ने, जो तत्कालीन भारत था, पराधीन भारत था, उस समय के जो कृषक वर्ग में किसान के जीवन के अंदर जितने भी कष्ट होते थे उनको एक एक रूप में ऐसा पिरो करके इस हृदय स्पर्शी कविता की रचना की है। लेकिन आज चिंता का विषय यह बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आज बिजली, पानी, अनेक यंत्रों के माध्यम से किसान है, खेती करता है, यहाँ तक तो कृत्रिम वर्षा भी की जाती है और उनका जीवन संपन्न है। आप हमारे साथ में इस चैनल आओ पढ़ो में जुड़े रहें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। अध्याय से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है वो नीचे आप कमेंट के अंदर टाइप करते रहें और सहयोग बढ़ाते रहें। हमारी जो पठन सामग्री है उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इसका प्रचार प्रसार करें। आपके साथ साथ में दूसरों का भी भला निश्चित है।